तारीख 6 अगस्त 1945, वक्त सुबह के 8:01। एक धमाका हुआ। एक ऐसा धमाका जिसने जापान में लाखों लोगों को चंद सेकंड में हमेशा के लिए गहरी नींद में डाल दिया। यह सुबह जापान की तारीख की सबसे खौफनाक और दर्दनाक सुबह थी। लोग अपने काम पर वापस जा रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे। घरों और सड़कों पर जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। लेकिन अचानक लोगों ने देखा कि आसमान से कुछ गिरता हुआ आ रहा है, जो चंद सेकंड में जमीन पर गिरा, और जैसे ही वो जमीन को छुआ, एक बड़ा धमाका हुआ। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। एक बड़ी आग का गोला दिखाई दे रहा था। हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे सूरज खुद जमीन पर उतर आया हो। उस वक्त इन धमाके वाले मकामात का दर्जा हरारत तकरीबन 3000 से 4000 डिग्री तक पहुंच गया था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को 11 से 2 बजे एक और तबाही जापान की सरजमीन पर आसमान से गिरी, जिसके बाद जापान ने दूसरी जंग अजीम में हथियार डाल दिए और दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ। इस तरह दुनिया ने पहली बार एटमी बम की तबाही और दूसरी जंग अजीम का खौफनाक अंजाम देखा। दूसरी जंग अजीम पहली जंग अजीम की वजह से हुई थी, लेकिन सवाल यह है कि ये जंग कैसे शुरू हुई। इतनी बड़ी जंग तारीख में दोबारा क्यों लड़ी गई? हिटलर पहली बार दूसरी जंग अजीम जीतने वाला क्यों था? हिटलर की नाजी अज़्म ने पहली जंग अजीम जैसी जंग को जन्म क्यों दिया? और दुनिया में अमन कायम रखने के लिए बनाई गई लीग ऑफ नेशंस क्यों बुरी तरह नाकाम हुई? पहली जंग अजीम को आलमी जंग कहा जाता है। आपको मालूम है कि ये जंग बहुत बड़े पैमाने पर लड़ी गई थी, जिसमें तमाम बड़ी ताकतें शामिल थीं। इस जंग में दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे पहली जंग अजीम में इत्तेहादी क़ुव्वतों और मरकज़ी क़ुव्वतों के दरमियान जंग हुई थी। ये जंग एक मुकम्मल जंग टोटल वॉर भी कहलाई गई, जिसकी वजह आम शहरियों को जंग का हिस्सा बनाना था। इससे पहले की जंगों में शहरियों को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन इस जंग में शहरी भी नहीं बच सके। इस जंग में तमाम ममालिक ने अपने तमाम वसाइल एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए, जिसका असर उनके मुल्क की मईशत, सनतों, साइंसी सलाहियतों और हवाई और ज़मीनी अफवाज पर पड़ा। ये जंग कब शुरू हुई, इस पर बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि जंग 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई, लेकिन कुछ इसकी शुरुआत 1937 में चीन और जापान के दरमियान जंग से मानते हैं। ये जंग एटमी बमबारी के साथ खत्म हुई, जो अगस्त 1945 में हुई, जब जापान ने हथियार डाल दिए। दूसरी जंग अजीम में तकरीबन 60 से 80 मिलियन लोग मारे गए, जिनमें 50 मिलियन आम शहरी और 25 मिलियन फौजी शामिल थे। इतने बड़े नुकसान पहले कभी दुनिया ने नहीं देखे और न ही इसके बाद देखे गए। उसी लिए इस जंग को इंसानी तारीख की सबसे मुहलिक जंग कहा जाता है। पहली जंग अजीम में दुनिया 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई थी, जिन्हें इत्तेहादी एलाइज कहा जाता था। पहली ताकत का नाम इत्तेहादी क़ुव्वत अलाइड पावर था, जिसमें बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत यूनियन, चीन, पोलैंड, यूगोस्लाविया और यूनान शामिल थे। दूसरी क़ुव्वत एक्सेस पावर में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। वाज़ेह रहे कि इटली पहली जंग अजीम में इत्तेहादी क़ुव्वत के साथ था, लेकिन कुछ वजूहात के बाइस दूसरी जंग में दूसरी तरफ चला गया। जर्मनी इस वक्त एक मजबूत कौम थी और इसकी मईशत भी बेहतर हो रही थी। उसी वजह से वो जंग में भी पर एतमाद था। 1918 में आमतौर पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानी सल्तनत को मरकजी कुव्वतों के तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इनमें सबसे ज्यादा बदतरीन हालात जर्मनी के साथ हुए। फातेह ममालिक ने शिकस्त खुर्दा ममालिक को बुरी हालत में छोड़ दिया। बरतानिया, फ्रांस और रूस ने शिकस्त खुर्दा ममालिक को टुकड़ों में तकसीम किया और आपस में बांट लिया। जर्मनी वाहिद मुल्क था जो मुकम्मल तौर पर शिकस्त खुर्दा रहा। मुल्क को टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया और इसके पास इत्तेहादी ममालिक के मुतालबात मानने के सिवा कोई चारा ना रहा। जंग ने जर्मनी को तबाह कर दिया, इसके अवाम को बर्बाद कर दिया और इन्हें मुख्तलिफ ममालिक का हिस्सा बना दिया। जंग के बाद जर्मनी में सियासी, समाजी और माशी तब्दीलियां आए। जर्मनी के अवाम में एक वाज़ेह फ़र्क नजर आया।
امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے سماجی بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کے علاوہ بے روزگاری اور کئی بیماریوں نے بھی جنم لیا۔ بہت سے لوگ بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ تباہ حال جرمنی کے پاس نہ کوئی حکومت تھی اور نہ ہی اپنے ملک کو چلانے کے لیے رقم، جس کی وجہ سے یہ ملک مسلسل نیچے جاتا رہا۔ اس ملک کے وسائل بھی تقریباً فرانس اور دیگر ممالک نے تقسیم کر لیے۔ فاتح ممالک نے جرمنی کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدے کیے جن میں اتنے سخت قوانین شامل تھے جو کسی بھی ملک کو تباہ کر سکتے تھے۔ جنگ کے بعد جرمنی سے سب کچھ چھین لیا گیا، اس کے عوام، اس کی حیثیت، اس کی فوج اور اس کی شناخت۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جب جرمنی شکست کھا گیا تو اتحادی ممالک نے جرمنی کے ساتھ معاہدہ ورسائی، ٹریٹی آف ورسائی پر دستخط کیے، جس میں کئی سخت اور توہین آمیز شرائط شامل تھیں۔ یہ معاہدہ 28 جون 1919 کو جنگ کے سرکاری اختتام کے طور پر دستخط کیا گیا۔ تمام فاتح ممالک نے اپنی حفاظت اور سلامتی کے لیے مطالبات پیش کیے، لیکن ان میں سب سے سخت مطالبات فرانس نے رکھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ یورپ کے نقشے کو دیکھیں تو فرانس اور جرمنی کی سرحدیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے فرانس مستقبل میں کسی خطرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فرانس نے سب سے پہلے جرمنی سے علاقے رائن لینڈ کو غیر فوجی بنانے، ڈی ملٹرائزیشن کا مطالبہ کیا۔ رائن لینڈ ایک ایسا علاقہ تھا جو جرمنی کے نقطہ نظر سے بہت اہم تھا، لیکن فرانس نے کہا کہ جرمنی کبھی بھی اپنی فوج اس علاقے میں نہ بھیجے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران ہونے والے نقصان کو بھی جرمنی پر ڈال دیا گیا۔ فرانس نے جرمنی کو جنگ کا قصوروار ٹھہرایا اور اپنے نقصان کی ذمہ داری جرمنی پر ڈال دی۔ جرمنی پر تقریباً 6.6 بلین پاؤنڈز کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس معاہدے میں جرمنی کی فوجی طاقت کو محدود کرنے کی شرط بھی شامل تھی۔ جرمنی اپنی فوج کو ایک حد سے زیادہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ ان تمام مطالبات نے جرمنی کے عوام کو ناراض کر دیا اور وہ اس معاہدے کے سخت خلاف ہو گئے۔ اس معاہدے نے جرمنی کے عوام میں انتقام کا جذبہ بیدار کر دیا۔ جرمن حکومت کے پاس معاہدہ ورسائی کے مطالبات تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ معاہدے کی سخت پابندیوں نے جرمنی کے عوام کو بری حالت میں ڈال دیا۔ ملک میں بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کا سامنا تھا۔ عوام کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بے شمار مقدار میں پیسے چھاپنے شروع کیے، جس کی وجہ سے مہنگائی مزید بڑھ گئی اور جرمنی کی حالت بدتر ہوتی چلی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا جب جرمنی میں ہر شخص کے پاس بے شمار رقم تھی، لیکن وہ بھی بے فائدہ تھی۔ لوگ روٹی کا ایک پیکٹ خریدنے کے لیے پیسوں سے بھری ہوئی گاڑیوں میں جاتے تھے۔ بچے سکے کے گدوں سے کھیلتے تھے۔ جرمنی کی کرنسی کی قدر بہت زیادہ گر گئی۔ ایسے برے حالات میں امریکہ نے جرمنی کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ڈاؤز پلان متعارف کرایا، جس سے جرمنی کی حالت بہتر ہوئی۔ 1924 سے 1928 کے دوران جرمنی میں استحکام آیا، لیکن یہ استحکام عارضی تھا۔ 1929 میں امریکہ کی وال اسٹریٹ کا کرش ہوا، جس سے دنیا بھر میں اقتصادی بحران پیدا ہو گیا۔ اس واقعے نے عالمی سطح پر کساد بازاری، ریسیشن کو جنم دیا، اور اگلے 3 سالوں میں امریکہ کی آمدنی آدھی رہ گئی۔ فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئیں اور برآمدات میں کمی آتی گئی۔ کسانوں کی حالت مزید خراب ہو گئی اور مارکیٹ سے پیسہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد امریکہ نے بھی جرمنی کی حمایت بند کر دی، جس کے نتیجے میں جرمنی کو 2 دھچکے لگے، پہلا امریکہ سے مالی مدد کی بندش اور دوسرا دنیا بھر میں معاشی بحران کی وجہ سے۔ جرمنی کی حالت مزید بگڑتی گئی۔ 19ویں صدی کے اختتام تک جرمنی کی صنعتی پیداوار میں 40% کمی آ چکی تھی، جس کے باعث بے روزگاری بڑھنے لگی۔ بے روزگاری اپنے عروج پر پہنچ گئی، یہاں تک کہ تقریباً 60 لاکھ لوگ جرمنی میں بے روزگار گھوم رہے تھے۔ لوگ سڑکوں پر نعرے لگانے لگے، لوگ بڑے بینر اٹھائے کام مانگنے لگے جن پر لکھا ہوتا تھا کسی بھی کام کے لیے تیار۔ لوگوں کا حکومت پر اعتماد متزلزل ہو گیا، لوگ حکومت کے خلاف نعرے لگانے لگے، لیکن لیفٹ ریپبلک کے پاس بھی کوئی حل نہیں تھا، جس کے بعد آخر کار ہٹلر نے ان حالات کا فائدہ اٹھایا۔
हटलर दूसरी जंग अजीम का जिम्मेदार था, लेकिन ये समझने के लिए कि ये सब कैसे हुआ, आपको पहले ये समझना होगा कि एक आम खानदान का लड़का, जो सिर्फ पादरी या आर्टिस्ट बनना चाहता था, इतना जालिम आमिर कैसे बन गया। हिटलर ने लाखों लोगों को बेदर्दी से मारा। अजीम कसाद बाजारी के बाद जर्मनी की हालत निहायत खराब हो चुकी थी। हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी पार्टी का प्रचार शुरू किया। वो बड़े बड़े जलसे मुनक्किद करता, लोगों को जुमा करता, नारे लगाता और सबसे अहम बात तकरीरें करता। हिटलर की आवाज में जादू था। इसमें यह सलाहियत थी कि अपनी बातों से किसी को भी कायल कर ले। हिटलर ने नाजी प्रोपेगेंडा चलाया और जितने जर्मनों को अपनी बातों में फंसा सकता था, फंसाया। हिटलर ने अवाम से वादा किया कि वो जर्मनी की तकदीर बदल देगा। वो वर्साई मुआहदा कभी कबूल नहीं करेगा और तमाम ममालिक से जर्मनी के लिए बदला लेगा। जर्मनी के लोग हिटलर की बातों से मुतासिर हुए, जिसके बाद जर्मनी में इंतखाबात हुए और हिटलर की नाजी पार्टी ने कामयाबी हासिल की। चंद ही दिनों में हिटलर अवाम के दरमियान इतना मकबूल हो गया कि जर्मनी के सदर हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर मुकर्रर कर दिया। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने एक खास कानून एनेबलिंग एक्ट नाफिज किया, जिसकी वजह से जर्मनी एक आमरीत बन गया। ये कानून हिटलर को तमाम इख्तियारात सौंप देता था। हिटलर ने इख्तिदार संभालते ही जर्मनी को मुकम्मल तौर पर बदलना शुरू कर दिया। 1933 में जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से निकाल दिया गया। 1938 में हिटलर ने वो इलाके वापस हासिल किए जो वर्साई मुआहिदे के मुताबिक जर्मनी से ले लिए गए थे, जैसे राइनलैंड। इसके बाद हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ जम कर दिया और फिर चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। चंद ही बरसों में हिटलर ने जर्मनी की तकदीर बदल दी। हिटलर ने अपने मुल्क की माशी हालत को बेहतर करने के लिए जंग का फैसला किया। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ये हमला एक खास मंसूबे के तहत किया गया। जर्मनी के सिपाहियों ने पॉलिश यूनिफॉर्म पहनकर खुद पर हमले का ऐलान किया ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि पोलैंड ने जर्मनी पर हमला किया है और जर्मनी सिर्फ दिफा कर रहा है। इस चाल के बाद जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और उसे जल्द ही शिकस्त दे दी। ये देखकर फ्रांस और बर्तानिया ने भी 2 दिन बाद जंग में शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि उन्होंने पोलैंड के साथ इत्तेहाद किया हुआ था। इस इत्तेहाद के मुताबिक अगर किसी भी मुल्क पर हमला किया गया तो दीगर 2 मुल्क उसके दिफा में जंग करेंगे। 3 सितंबर को बर्तानिया और फ्रांस ने जर्मनी पर हमला कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और कनाडा भी इस जंग में शामिल हो गए। जर्मनी की तरफ से जापान और इटली ने हिमायत की। पहली आलमी जंग में बर्तानिया और फ्रांस के साथ लड़ने वाले इटली ने इस बार जर्मनी का साथ क्यों दिया? दरअसल पहली आलमी जंग के इख्तिताम पर इत्तेहादी ताकतों ने इटली को नज़रअंदाज किया और इसके मुतालबात पर कोई तवज्जो न दी। इसके अलावा जंग के बाद दीगर ममालिक को फ़ायदा हुआ, लेकिन इटली को कुछ नहीं मिला बल्कि इसकी माशी हालत भी ख़राब हो गई। यही वजह थी कि इटली इत्तेहादी ताकतों से नाराज़ होकर जर्मनी का साथ देने लगा। जंग के आगाज में हिटलर ने एक हुकूमत अमली के तहत सोवियत यूनियन से हाथ मिला लिया। इस मुआहिदे के तहत जर्मनी और सोवियत यूनियन ने मिलकर पोलैंड पर हमला किया ताकि उसे फौरन हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके, और फिर दोनों ममालिक ने पोलैंड को आपस में तकसीम कर लिया। यही हवा और पोलैंड को फतह करके उसे बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। फ्रांस और बर्तानिया को ये सब देखकर गुस्सा आया और जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। हिटलर ने अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखते हुए पहले राइनलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, फिर चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड पर कब्जा किया। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन भी मुख्तलिफ जगहों पर हमला करके अपनी हुदूद बढ़ा रहा था। पोलैंड का आधा हिस्सा हासिल करने के बाद सोवियत यूनियन ने बाल्टिक ममालिक जैसे एस्टोनी, लातविया और लिथुआनिया पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पर हमला कर दिया और उसे भी फतह कर लिया। सोवियत यूनियन ने उन कामयाबियों के बाद खुद को लीग ऑफ नेशंस से अलग कर लिया। अप्रैल 1940 में हिटलर ने डेनमार्क और नॉर्वे पर भी हमला किया। ये हमला इसलिए किया गया ताकि इत्तेहादी ताकतें जर्मनी के आयरन और लोहे की कानों की सप्लाई को न रोक सकें।
यहाँ भी जर्मनी ने कामयाबी हासिल की और डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा कर लिया। अब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने की मंसूबाबंदी की, लेकिन इस बार भी हिटलर ने फ्रांस पर बराह रास्त हमला नहीं किया बल्कि बेल्जियम के जरिए हमला किया, जैसा कि पहली आलमी जंग में हुआ था। जून 10 को इटली ने फ्रांस पर हमला कर दिया। चंद ही दिनों में दोनों ममालिक जर्मनी और इटली ने जून 14 तक पेरिस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद फ्रांस ने हथियार डाल दिए। फ्रांस के शिकस्त के बाद जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। फ्रांस को चंद दिनों में शिकस्त देने से हिटलर की ताकत का खौफ बढ़ गया और किसी भी मुल्क को हिटलर से उलझने की हिम्मत नहीं हुई। उस वक्त हिटलर का नाम उरूज पर था, लेकिन दूसरी तरफ बरतानिया ने हिटलर के अमन माहिदे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद जुलाई 1940 में जर्मनी और बरतानिया के दरमियान हवाई जंग का आगाज हुआ, जिसे बैटल ऑफ बर्टन कहा जाता है। बरतानिया की फ़ज़ाई क़ुव्वत उस वक्त बहुत मजबूत थी और जंग फ़ज़ाई महाज पर लड़ी गई। इब्तिदा में जर्मन फ़िज़ाइया ने हमले किए, लेकिन बरतानवी फ़िज़ाइया के उगे जर्मन हवाई क़ुव्वत कमज़ोर पड़ गई। हिटलर ने बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी की, लेकिन बरतानिया हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इस दौरान हंगरी, सिल्वानिया और रोमानिया ने जर्मनी, इटली और जापान के इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की, जिससे ट्राइपारनाइट पैक्ट कहा जाता है। इस इत्तेहाद के जदीद ताकतवर ममालिक मजीद मजबूत हो गए। इस ताकत के नशे में इटली ने यूनान पर हमला किया, लेकिन बरतानिया यूनान की मदद के लिए आगी, जिसकी वजह से टरी को यूनान में पसपाई का सामना करना पड़ा। बाद में हिटलर ने इटली की मदद के लिए अपनी फौज भेज दी, जिसके बाद दोनों ममालिक ने मिलकर दोबारा यूनान पर हमला किया और कामयाबी हासिल की। 1940 की आखिर तक यूरोप में हिटलर का तसल्लुत बहुत मजबूर हो चुका था। हर मुल्क या तो हिटलर के साथ था या इससे खौफजदा था, लेकिन ये वो वक्त था जब हिटलर ने एक बड़ी गलती की जो जंग में जर्मनी की शिकस्त का सबब बनी। हिटलर ने अपनी पुरानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए साउथ यूनियन पर हमला करने का फैसला किया। जून 1941 में ऑपरेशन बारबारोसा के तहत हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। इब्तिदा में जर्मन फोर्स सोवियत यूनियन के मशरकी इलाकों में मुसलसल कामयाब हो रही थी, लेकिन जब दिसंबर में शदीद बर्फबारी शुरू हुई तो हालात बदलने लगे। सोवियत यूनियन की फौज सर्द मौसम में लड़ने की आदी थी, जबकि जर्मन फौज के लिए नामुमकिन था। सर्दी की शिद्दत और सोवियत यूनियन की मुज़ाहमत की वजह से जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। सोवियत फौज ने जर्मन फौज को शिकस्त देकर बरेलन तक धकेल दिया। एक तरफ सोवियत यूनियन, दूसरी तरफ बरतानिया, दोनों के दरमियान जर्मनी की फौज बस रही थी। इस दौरान जापान ने अमेरिका के बहर अल-काहिल जजीरे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिका भी जंग में शामिल हो गया। ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई और जर्मनी समेत इसके इत्तेहादी ममालिक पर दबाव बढ़ गया। हिटलर को जब मालूम हुआ कि वो जंग हार रहा है, तो उसने जंग के इख्तिताम तक बर्लिन में रहने का फैसला किया। बल्लालिफ कर जब हिटलर को जर्मनी की शिकस्त की खबर मिली तो उसने अप्रैल 30, 1945 को अपनी बेगम के साथ खुदकुशी कर ली। हिटलर की मौत के बाद जर्मनी ने हथियार डाल दिए, लेकिन जापान ने जंग खत्म करने से इनकार कर दिया। जापान ने हर मुमकिन कोशिश की कि जंग में अपनी बरतरी कायम रखे, लेकिन इसके जवाब में अमेरिका ने एक इंतहाई सख्त कदम उठाया। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया। ये एटम बम न सिर्फ शहर को तबाह कर गया बल्कि हजारों इंसानों को लम्हों में मौत के घाट उतार दिया। हिरोशिमा की तबाही के बाद भी जापान ने हथियार नहीं डाले। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिराया। ये हमला जापान के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ। दोनों शहरों की तबाही ने जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बिलाखिर 2 सितंबर 1945 को जापान ने हथियार डाल दिए और इन दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हुआ।